Good afternoon, students. So today we'll study the child autism. In last video we had studied about the child disorders, and now we will study the childhood autism. So जो हेलर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1908 में 6 केसेस को फाइंड आउट किया था जो कि डिसइंटीग्रेटेड साइकोसिस के साथ थे, और उनका ऑनसेट था 3 या 4 साल, मतलब जो 3 या 4 साल के बच्चे थे उनके उन्होंने 6 केसेस को फाइंड आउट किया 1908 में। और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, ये डेवलपमेंट वाज नॉर्मल, डेवलपमेंट उनकी नॉर्मल थी, बट उनका बिहेवियर चेंज था। तो लियो केनर identified the relatively homogeneous group of children with the onset of the psychosis in the first and the second year of the life। और लियो केनर जो थे उन्होंने लेटर बाद में 1 और 2 साल के बच्चों में भी सेम सिम्टम फाइंड आउट किए साइकोसिस के, whom he designated earlier as a infantile autism। और infantile autism को जो उन्होंने मेंशन किया, autistic disturbance of affect contact। then Loretta Bender first used the term childhood schizophrenia। then उसके बाद infantile autism के बाद लॉरेटा बैंडर थे, उन्होंने चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया नाम दे दिया टू कैरेक्टराइज द साइकोटिक चिल्ड्रन, बिकॉज उनमें थोड़े साइकोटिक सिम्टम थे। Now all these terms have been replaced and the condition is currently known as childhood autism in ICD-10 और autistic disorder in DSM-4 and even in DSM-5। अब हम बात करेंगे इटियोलॉजीज की कि इटियोलॉजीज क्या होते हैं, क्या रीज़न होता है हमारा ऑटिज़म के पीछे। तो जेनेटिक फैक्टर, द हाई को कंकॉर्डेंस इन मोनोजाइगोटिक ट्यून देन द डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो ये हम बात कर चुके हैं पहले कि मोनोजाइगोटिक्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी साइकोटिक कंडीशंस होने के। Suggests a genetic factor. Siblings of autistic children show a prevalence of autistic disorder of 2%। मतलब अगर एक सिबलिंग को ऑटिज्म है तो उसके दूसरे सिबलिंग या दूसरे भाई बहन में भी 2% चांसेस होते हैं कि उनको हो सकता है। नेक्स्ट इज द बायोकेमिकल फैक्टर। एटलीस्ट 1/3 of the patient with the autistic disorder has the elevated plasma serotonin। अगर हमारा प्लाज्मा सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है तो मतलब बच्चों में ऑटिज्म होता है। Medical factor, there is an elevated incidence of early developmental problems such as postnatal neurological infections, meningitis, encephalitis। अगर पर्सन में बच्चे के पैदा होते ही एस्फिक्सिया हुआ था, कोई बर्थ इंजरी हुई थी, बच्चे को मेनिंजाइटिस, एंसेफ्लाइटिस, कंजेनाइटल रोबेला, साइटोमेगालोवायरस, फिनाइलक्यूटोनुरिया एंड रियली द पेरिनेटल एस्फिक्सिया, दैट व्हाट आई सेड। अगर ये कंडीशन होती है तो भी बच्चे को लेटर स्टेजेस में 1-2 साल की उम्र में ऑटिस्टिक कंडीशन आने के चांसेस होते हैं। द अदर इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिक एसोसिएशन विद द ऑटिज्म आर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। तो ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक हमारी ब्रेन कंडीशन होती है, अगर वो भी बच्चों में होती है, या न्यूरोफिब्ररी फिब्ररी टेंगल्स या न्यूरोफिब्रोमा हो तो भी बच्चों में चांसेस होते हैं ऑटिज्म होने के। अबाउट 2 to 5% अपीयर टू हैव फ्रजाइल एक्स chromosome syndrome। Neurological abnormalities are present in about 1/4 of the cases। Next is the perinatal factors। तो ड्यूरिंग द जेस्टेशन अगर मदर में कोई मैटरनल ब्लीडिंग होती है फर्स्ट ट्रिमेस्टर के बाद, और म्यूकोनियम इन दी एमनियोटिक फ्लूइड हैव बीन रिपोर्टेड इन दी हिस्ट्रीज ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। तो फाइंड आउट किया गया है कि जो बच्चे ऑटिज्म के साथ होते हैं, अगर उनकी मदर की हम लोग पेरिनेटल हिस्ट्री देखें तो अगर मदर को ब्लीडिंग हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सॉरी, या एमनियोटिक फ्लूइड में म्यूकोनियम पास कर दिया गया था, देर इज़ ऑल्सो अ हाई इंसिडेंस ऑफ मेडिकेशन यूजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर ड्रग अब्यूज़ करती है या मेडिसिन का यूज़ करती है, इफ़ यू नो, तो प्रेगनेंसी में जो होती है मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है जितना हो सके, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द ड्रग जो होती हैं वो टेरेटोजेनिक होती है, मतलब वो प्लेसेंटा पास कर जाती हैं, इसलिए हम लोग मेडिसिन अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट इज द साइकोडायनेमिक एंड
Parenting influence in the social environment. Some of the specific causative factors proposed in this theory are parental rejection, child responses to deviant पेरेंटल पर्सनैलिटी कैरेक्टर, अगर पेरेंट्स की पर्सनैलिटी कैरेक्टर डेविएंट है, फैमिली ब्रेकअप हुआ है, फैमिली स्ट्रेस्ड है, इनसफिशेंट स्टिमुलेशन है एंड फॉल्टी कम्युनिकेशन पैटर्न है। तो जो केनर थे उन्होंने बोला था, अपनी स्टडी में डिस्क्राइब किया था कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स जो होते हैं एज वेल एज एजुकेटेड अपर क्लास इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन देयर करियर एंड इंटेलेक्चुअल pursuits, who were aloof, obsessive, and emotionally cool. The term refrigerator parents were coined to describe their lack of warmth and affection toward, मतलब जो अपने काम की तरफ बिजी रहते हैं, बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनको हम रेफ्रिजरेटर पेरेंट्स बोलते हैं, मतलब कूल, उनके कोई इमोशन बच्चे की तरफ नहीं होते, कोई अटैचमेंट नहीं होती बच्चे की तरफ। देन मेहलर एंड एसोसिएट्स सजेस्टेड दैट द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन फिक्स्ड इन द प्री सिम्बायोटिक फेज ऑफ द डेवलपमेंट। तो जो प्री सिम्बायोटिक फेज होती है, बच्चा वहाँ पे फिक्स कर गया होता है तो भी हमें ऑटिज्म हो सकता है। इन दिस फेज क्या होता है, बच्चा क्रिएट अ बैरियर बिटवीन सेल्फ एंड अदर, जहाँ पे उसको ट्रस्ट रिलेशन सब फॉर्मुलेट करना होता है, दूसरों के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करना होता है, बट यहाँ पे बच्चा बैरियर फॉर्मुलेट कर लेता है और वो कम्युनिकेट नहीं करता। तो नॉर्मल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज बिटवीन मदर एंड द चिल्ड्रन फॉलोइंग द प्रोग्रेशन टू सेपरेशन इंडिविजुअलाइजेशन डज नॉट अकर। ठीक है, अगर बच्चे और मदर में वैसा ट्रस्टवर्दी रिलेशन नहीं बन पाता तो उसकी वजह से बच्चा जो है अदर सोसाइटी मेंबर से भी सेपरेट हो जाता है। ईगो डेवलपमेंट इज इनहिबिटेड एंड द चाइल्ड फेल्स टू अचीव अ सेंस ऑफ सेल्फ। नेक्स्ट इज theory of mind in autism. So theory of a mind describes the development process whereby the child come to understand others mind or to anticipate what other may be thinking. मतलब यहाँ पे बच्चा क्या होता है, माइंड ब्लाइंड होता है, कि हमारे एक लेवल होती है जहाँ पे हम अगले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है या क्या बोलना चाह रहा है, उसने क्या बोला, उसका क्या मतलब होता है, उसको पता करना स्टार्ट कर देता है। बट यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपने दिमाग का उस लेवल तक काम नहीं कर पाता है। ठीक है, children with autistic disorder are sometimes said to be mind blind in that they lack the ability to put themselves in the place of another person। ठीक है, तो एम्पैथी नहीं होती इन लोगों में। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो हमारे जो ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं वो जो होते हैं शोड इम्पेयरमेंट इन द सेंसरी मॉड्यूलेशन एट द ब्रेन स्टेम लेवल। मतलब देर इज इम्पेयरमेंट ऑफ द ब्रेन स्टेम ऑडिटरी इवोक रिस्पॉन्सेज, जिसकी वजह से हमारे जो सेंसेस होते हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। नेक्स्ट इज द न्यूरो अनेटमिकल स्टडीज हैव शोन एन एनलार्जमेंट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड सेरिब्रल डिजेनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लिनिकल पिक्चर्स की। तो बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो हैं ऑटिस्टिक, बच्चा ऑटिस्टिक अलूफ होता है, मतलब अनरिस्पॉन्सिव होता है, पेरेंट्स की अफेक्शन या बिहेवियर जो पेरेंट्स प्यार भी शो करेंगे तो उसके लिए भी कोई रिस्पॉन्स या एक्सप्रेशन नहीं देगा बाय स्माइलिंग और कडलिंग। वो स्माइल नहीं करेगा, अगर बच्चे को कडल भी करेंगे वो हैप्पी नहीं होगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज गेज अवॉइडेंस और लैक ऑफ आई टू आई कांटेक्ट। मतलब बच्चा जो होता है अगर उससे हम बात करते हैं तो वो आई टू आई कांटेक्ट बनाता है, पर यहाँ पे वो छोटे बच्चे आई टू आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं या एक तरफ ही गेज करते रहते हैं, मतलब घूरते रहते हैं एक तरफ को जहाँ पे कोई ना हो या जिस तरफ उनको कोई ना दिख रहा हो। डिसलाइक बीइंग टच्ड और किस्ड, उनको नहीं पसंद कि कोई उनको टच करे या किस करे। नो सेपरेशन एंग्जाइटी ऑन बीइंग लेफ्ट इन दी अनफैमिलियर एनवायरनमेंट। बच्चा क्या होता है, अगर हम उसको स्ट्रेंज एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, किसी स्ट्रेंजर के हाथ में भी देते हैं तो ही स्टार्ट क्राइंग। बट जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो सेपरेट होने पे कोई एंग्सियस फील नहीं करता, रोता नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किसके पास है और किसके पास नहीं है। नो और एबनॉर्मल सोशल प्ले, मतलब बच्चा सोशल प्लेज नहीं करता, मतलब जैसे वो अपने रेटल के साथ नहीं खेलता, अ, या किसी जो थोड़े टॉडलर्स होते हैं वो आपस में आके एक हमारा
पैरेलल गेम प्ले करते हैं, वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज दी मार्क लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ एग्जिस्टेंस और फीलिंग ऑफ अदर्स, failure to develop the empathy, anger or a fear without apparent reason, and absence of a fear in the presence of danger. बच्चे को किसी भी रीज़न भी नहीं पता है, फिर भी वो गुस्सा भी हो जाता है और कई बार उसे बिना बात के डर भी लग जाता है, तो दिस ऑल्सो कम इन दी सिम्टम्स। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन एंड द लैंग्वेज। अगर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज में हम फ्लॉज को फाइंड आउट करें तो होता है जैसे ग्रॉस डेफिसिट एंड डेविएंसेस इन द लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया होता है। नेक्स्ट इज नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन सच एज बबलिंग, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, मीम एक्सेट्रा। Next is absence of imaginative activities such as play activity of adult roles। बच्चा इमेजिन नहीं करता, उनमें फैंटेसी कैरेक्टर्स नहीं होते एनिमल्स के लिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है इन इमेजिनेटरी स्टोरीज। बच्चे जो होते हैं वो इमेजिन करते हैं स्टोरीज को, यूनिवर्स की, फ्लावर्स की, जंगल की, फेयरी टेल्स, बट जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है वो नहीं करता है। नेक्स्ट इज द मार्क एबनॉर्मेलिटी इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्पीच। बच्चे का वॉल्यूम लो हो सकता है, पिच भी लो होगी, स्ट्रेस करेगा, रिदम नहीं होगी, रेट जो होगा स्लो होगा या कम होगा एक्सेट्रा। मार्क्ड एबनॉर्मेलिटीज इन द फॉर्म और कंटेंट ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग द स्टीरियोटाइप्ड और repetitive यूज ऑफ स्पीच, यूज ऑफ यू व्हेन आई इज meant। मतलब यहाँ पे बच्चा एबनॉर्मल यूज़ करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो बच्चा होता है जब उसको आए बोलना होता है कि मैंने ये काम किया, तो वो बोलता है आपने ये काम किया है, और जब उसको ये बोलना होता है आपने ये काम किया, तो बोलता है मैंने ये काम किया। तो मैं और आपकी जगह में वो कंफ्यूज होता है और वो अपोजिटली उनका यूज़ करता है। A marked impairment in the ability to initiate or sustain a conversation with other despite adequate speech। किसी के साथ इनिशिएट नहीं कर सकता और उसको टॉक को वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज द एक्टिविटीज मार्क्ड रिस्ट्रिक्टेड in the activities and interest, stereotyped body movements, example hand flicking or twisting, spinning, head banging, etc. Next is persistent preoccupied with the part of the object, example spinning wheel of the toy car or attached to a unusual object। मतलब किसी एक चीज़ के साथ ही वो अटैच हो जाएगा और वो औरों के लिए अनयूजुअल भी हो सकती है, बट वो उसी के साथ अटैच रहता है। मार्क डिस्ट्रेस ओवर changes in a terrible aspect of the environment, a mildly restricted range of interest and preoccupation with one narrow interest। Next is more than half of the autistic children have moderate to मॉडरेट टू प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, इन बच्चों में कई बार मेंटल रिटार्डेशन भी साथ में ही कोमोबिड होती है। नेक्स्ट इज ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आर रेजिस्टेंस टू द ट्रांजिशन एंड चेंजेस। मतलब वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो जैसे हैं वो उनको वैसा ही एनवायरनमेंट भी चाहिए होता है। ओवर रिस्पॉन्सिव एंड अंडर रिस्पॉन्सिव टू द सेंसरी स्टिमुलाई, may have a heightened pain threshold or an altered response to the pain. Other behavioral problems like hyperkinesis, aggression, टेम्पर टेंट्रम शोज करते हैं, सेल्फ इंजूरियस भी हो सकते हैं, खुद को हार्म कर सकते हैं, हेड बैंगिंग, अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो दीवार पे अपना सर भी पटकते रहते हैं, बाइटिंग, खुद को काट लेना या पेरेंट्स को काट देना, स्क्रैचिंग या हेयर पुलिंग आर कॉमन। तो आपने देखा होगा कई बच्चों को अगर उनकी मम्मी उनको चीज़ें लेके नहीं देते तो वो सड़क पे बैठ के रोना स्टार्ट कर देते हैं, या मम्मी के बाल खींचेंगे, स्क्रैच करेंगे, काटेंगे, या मतलब अपने हाथों से डिफेंड करते रहेंगे। सो नेक्स्ट इज इडियट सेवेंट सिंड्रोम। इडियट सेवेंट सिंड्रोम क्या होता है कि इंस्पाइट ऑफ द परवेजिव और एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, सर्टेन फंक्शन में रिमेन नॉर्मल, कुछ चीज़ें नॉर्मल होंगी, लाइक वो कैलकुलेटिंग एबिलिटीज उनकी ठीक होंगी। नेक्स्ट इज प्रोडिजियस रिमोट मेमोरी होगी, मतलब रिमोट मेमोरी एकदम सटीक होगी, उनको सब चीज़ें याद होंगी। म्यूज़िकल एबिलिटीज़ होंगी, बच्चा म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट शो कर सकता है। अरिथमेटिक चीज़ें हो सकती है उसमें कि उसको प्लस माइनस करना अच्छा लगता हो।
Next is the absence of the hallucination, delusion, loosening of association as in schizophrenia. तो पहले इसको जो schizophrenia नाम दिया गया था उसको चेंज किया गया बिकॉज यहाँ पे कोई भी हमारा परसेप्चुअल डिसऑर्डर नहीं होता बच्चे को. सो केनर्स ऑटिस्टिक ट्रेड थे, तो केनर ने बोला था कि ऑटिज्म के कुछ ट्रेड्स हैं. तो दैट वाज ऑटिस्टिक अलोफनेस, बच्चा अकेला रहना पसंद करता है. स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर, बच्चे की बोलने में और लैंग्वेज में फ़र्क होता है. एंड ऑब्सेसिव डिज़ायर फॉर सेमनेस कंस्टिट्यूट ट्राई, और बच्चे को ऑब्सेशन होती है सेम वन, मतलब हर एक चीज़ सेम रखने की, मतलब वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता. तो इस ये तीन चीज़ें बताई थी केनर ने एज ट्रायड ऑफ ऑटिज्म. नाउ द कोर्स एंड द प्रोग्नोसिस. कोर्स और प्रोग्नोसिस की बात करते हैं तो ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हैज़ अ लॉन्ग course and guarded prognosis. About 10 to 20% autistic children begin to improve between 4 and the 6 year of the age and eventually attend on ordinary school and obtain work. ठीक है. 10 to 20% can live at home but need to be attend a special school or training center and cannot work. और जो 60% होते हैं improve little or unable to lead to इंडिपेंडेंट लाइफ, और वो स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर नहीं जा सकते और वो दूसरों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. नेक्स्ट, दोज हु इम्प्रूव में कंटिन्यू टू शो लैंग्वेज प्रॉब्लम. जो इम्प्रूव करते हैं बट उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो स्टटर भी कर सकते हैं, उनकी टोन कम हो सकती है, वॉल्यूम कम हो सकता है, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल कोल्डनेस हो सकती है, या और बिहेवियर भी वो शो कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. अगर हम फार्माकोलॉजी की बात करें तो वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम होगी. जो सिम्टम होंगे वही हम लोग उनको ड्रग प्रोवाइड करेंगे. अग्रेसिवनेस है तो अग्रेसिवनेस के लिए टेम्पर टेंट्रम है, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है, बच्चा हाइपर एक्टिव है या स्टीरियोटिपिक बिहेवियर है बच्चे का, तो उसके लिए हम रेस्पेरिडोन यूज़ करते हैं. रेस्पेरिडोन इज़ ए ड्रग ऑफ अ चॉइस. नेक्स्ट, सीरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक, एसएसआरआईज का यूज़ कर सकते हैं, क्लोमिप्रामाइन का यूज़ कर सकते हैं, एंड द लिथियम टू स्टेबलाइज द मूड ऑफ द बच्चा. नेक्स्ट इज एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन इज यूज फॉर जर्नलाइज सीजर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज द बिहेवियरल मेथड. Contingency management may control some of the abnormal behavior of the autistic children. The term contingency management refer to a group of procedures based on the principle that if any behavior persists, certain of its consequences are reinforcing it. If these consequences can be altered, the behavior will change. The parents, instructed and supervised by the clinical psychologist, often carry out this method at home. ठीक है. So that is the behavioral method to change the behavior of the person. ये वही है पनिशमेंट देने वाला. Next is contingency management has the following stages. First, the behavior to be changed is defined and another person, usually a nurse, spouse or the parents, is trained to record it. ठीक है. फर्स्टली हम लोग वो बिहेवियर को फाइंड आउट करेंगे जिसे हमें चेंज करना है. उसके बाद हम लोग एक स्पेशल पर्सन को ट्रेन करेंगे कि जब जब वो बिहेवियर को परफॉर्म करेगा, वो वैसा एक्शन लेगा जो इरेलीवेंट है या अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ मदर might count the number of time a child with learning difficulty shouts loudly. ठीक है. तो वो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है या जोर से चिल्ला रहा है तो उसके नंबर ऑफ या काउंट को लिखेगी कि इतने टाइम बच्चे ने ये हरकत की है दिन में. सेकेंडली, द इवेंट दैट इमीडिएटली फॉलो आर आइडेंटिफाइड, मतलब उस बिहेवियर के बाद वो नेक्स्ट क्या करता है वो चीज़ को फाइंड आउट करेंगे. एंड देयर फोर आर प्रिज्यूम टू री इन्फोर्स द बिहेवियर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, बट पेरेंट्स जो है अटेंशन पे कर सकते हैं कि व्हेन ही शाउट्स बट इग्नोर हिम एट अदर टाइम्स. ठीक है. नेक्स्ट इज, मतलब पहले वो ध्यान दे रहे थे बट अब वो ध्यान देना कम करेंगे. थर्ड, री इन्फोर्समेंट आर डिवाइज्ड फॉर अल्टरनेटिव बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, बींग अप्रूव्ड और अर्निंग पॉइंट्स बाय रिफ्रेनिंग फ्रॉम shouting for an agreed time. Staff or relatives are trained to provide the
चूजन reinforcement immediately after the desired behavior। बच्चे को हम reinforce करेंगे, अगर जो उसको behavior बोला गया है वो उसको करता है, पूरा करता है, तो हम उसको positively reinforce करके reward देंगे, अगर नहीं करता है तो उसको हम punish भी करेंगे। तो positive और negative दोनों reinforcements करेंगे। As treatment progresses, record are kept of the frequency of the problem behavior and of desired behavior। ठीक है, कि कितनी बार उसने problematic behavior को perform किया और कितनी बार उसने desired behavior को perform किया। Although treatment is mainly concerned with the consequences of the behavior, attention is also given to changing any event that might be provoking the behavior. For example, in a psychiatric ward, the abnormal behavior of one child may be provoked on each occasion by the action of another children। मतलब बच्चा दूसरे से भी अफेक्ट हो सकता है, तो बच्चों को हम लोग कई बार ग्रुप थेरेपी में डालते हैं और वहाँ पे बच्चे एक दूसरे से बिहेवियर लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज़ दी स्पेशल स्कूलिंग, हम लोग उन लोगों की करते हैं। मोस्ट ऑटिस्टिक चिल्ड्रन रिक्वायर अ स्पेशल स्कूलिंग एंड ओल्डर अडोलेसेंट्स में नीड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, बच्चों को स्पेशल स्कूल्स में भेजा जाता है। नेक्स्ट इज़ द काउंसलिंग एंड द सपोर्टिव थेरेपी। तो काउंसलिंग या तो बच्चों को दी जाएगी जो कि इफेक्टिव नहीं होती, तो मेनली हम पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करके काउंसलिंग और सपोर्टिव थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट इज़ अदर डेवलपमेंट ऑफ द रेगुलर रूटीन पॉजिटिव री टू टीच सेल्फ केयर स्किल्स, स्पीच थेरेपी और द साइन लैंग्वेज, टीचिंग बिहेवियर टेक्निक्स टू encourage interpersonal relationship या interpersonal interaction। So these are the therapies। now we will discuss about the nursing management। तो अगर जब नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे हम लोग बच्चे को असिस्ट करेंगे कुछ चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल कग्निटिव लेवल के लिए लैंग्वेज एबिलिटी चेक करेंगे बच्चे की, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करेंगे, उसके सोशल स्किल्स को चेक करेंगे, और उसके जो प्ले बिहेवियर है, प्ले मतलब वो कैसा खेलता है, किन के साथ खेलता है, उसका वहाँ पे नेचर कैसा होता है। एंड रिपीटेटिव आर अदर एबनॉर्मल बिहेवियर, मतलब जो वो बार बार एबनॉर्मल बिहेवियर रिपीट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ द सोशल डेवलपमेंट इन द रिलेशन टू एज, मेंटल एज एंड द स्टेज ऑफ अ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन। नेक्स्ट इज द साइको सोशल फैक्टर्स। ये सब चीज़ें हम असेस करेंगे। नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में आता है हमारा work with the children on one-to-one basis, protect the children when self mutilation behavior occur। मतलब जब बच्चा खुद को हार्म करे तो हम लोगों को उसे प्रोटेक्ट करना है। डिवाइसेस सच एज हेलमेट, पैडेड मिटेंस और आर्म कवर्स में भी यूज़। बच्चा अपने आप को बाइट ना करे तो उसको आर्म कवर्स पहनाने हैं। मिटन मतलब वो किसी को खरोचे ना या खुद को ना खरोचे, तो उसको मिटन मतलब हैंड ग्लव्स, बच्चों के लिए हैंड ग्लव्स होते हैं कपड़े के, वो पहना के रखें। उसको हेलमेट पहना के रखे ताकि वो अपना हेड बैंग ना करे, दीवार पे करे तो नुकसान ना हो। ट्राई टू डिटरमाइन इफ सेल्फ म्यूटिलेशन बिहेवियर अकर इन अ रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग एंगजाइटी। ये भी फाइंड आउट करना है कि जो वो बार बार अपने आप को हार्म कर रहा है वो एंगजाइटी की वजह से तो नहीं है, मे बी एट्रीब्यूटेड, और उसकी वजह से भी वो कर सकता है। इफ़ सो टू व्हाट द एंगजाइटी मे बी एट्रीब्यूटेड, अगर ऐसा है तो एंगजाइटी किस वजह से है, और उसकी फिर हम लोग इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेन विद द डाइवर्जन और द रिप्लेसमेंट एक्टिविटीज़ एज एंगजाइटी लेवल स्टार्ट टू राइज। अगर एंगजाइटी का हमें पता चल जाता है तो हम लोग उसके लिए डाइवर्जन्स यूज़ कर सकते हैं सो दैट उसकी एंगजाइटी कम हो और वो सेल्फ म्यूटिलेशन मतलब खुद को हार्म करने वाला काम ना करे। The activities may provide needed feelings of security and substitute for the self-mutilation behavior. Next is assign limited number of the caregiver to the child. Ensure that the warmth, acceptance, and ability are conveyed. Provide child with the familiar objects such as family toys और दी ब्लैंकेट। जो चीज़ें उसको फैमिली है वही देनी है, उसको कोई नई चीज़ नहीं देनी है। नेक्स्ट है सपोर्ट चाइल्ड्स अटेम्प्ट टू इंटरेक्ट विद अदर। जब भी वो इंटरेक्ट करने का ट्राई करे हमें उसे सपोर्ट करना है।
नेक्स्ट इज गिव अ पॉजिटिव री फॉर द आई कॉन्टैक्ट। जब भी बच्चा आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाए तो उसे हमने पॉजिटिवली री करना है विद समथिंग एक्सेप्टेबल टू द चाइल्ड, जो बच्चे को अच्छा लगता हो, जो उसका फॉर एग्जाम्पल उसका फेवरेट फूड हो या उसका फेवरेट टॉय हो। ग्रेजुअली रिप्लेस विद द सोशल री लाइक टच और हगिंग। और धीरे धीरे उसको टच और हगिंग किसिंग भी पसंद नहीं होती, तो उसको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हम लोगों ने सोशल रेनफोर्समेंट में भी चेंज करना है, ताकि वो टच को फील कर सके, किस ले सके, हग कर सके, एवरीथिंग। एंटिसिपेट एंड फुलफिल द चाइल्ड्स नीड until communication can be established. Slowly encourage him to express his need verbally. Seek clarification and validation. Next is give positive reinforcement when eye contact is used to convey non-verbal expressions or when the child tries to speak. बच्चा जब भी बोलने का ट्राई करेगा या नॉन वर्बल एक्सप्रेशन देगा तब भी हम उसको री करेंगे। टीच सिंपल सेल्फ केयर स्किल्स बाय यूजिंग द बिहेवियर्स मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। लैंग्वेज ट्रेनिंग प्ले अ बिग पार्ट इन द टीचिंग। तो हम लोग उनको लैंग्वेज ट्रेनिंग भी देंगे इन द ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। एट फर्स्ट दे हैव टू लर्न द नेम ऑफ थिंग्स बाय लिंकिंग द नेम विद द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम उनको एप्पल शो करेंगे, देन दे हैव टू नो कि ये एप्पल है, और उसके बाद वो उसकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे और उनको स्पीक आउट करेंगे। व्हेन टीचिंग द वर्ड टेबल दे मस्ट सी एंड फील इट इन द रियल। तो जब अगर टेबल बोल रहे हैं तो उसको वो उन्होंने देखा भी होना चाहिए और उसको उन्होंने फील भी किया होना चाहिए। एंड लॉट ऑफ डिफरेंट टेबल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल भी दिखाने, अदरवाइज वो एक ही टाइप के टेबल को टेबल मानेंगे, और जैसे अगर उनको किसी और टाइप का टेबल दिखाएंगे तो वो उसको टेबल कंसीडर नहीं करेंगे फिर। अदरवाइज दे में थिंक दैट टेबल रेफर टू ओनली दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो उनको दिखाई गई थी। लुक एट चाइल्ड्स फेस एंड प्रोनाउंस सिंपल वर्ड्स। बच्चे को प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए उनके वर्ड्स के सामने लिपसिंग करनी होती है, सो दैट वो आपकी लिपसिंग को कॉपी कर सके। आस्क द चाइल्ड टू रिपीट द वर्ड, शो पिक्चर्स इन द बुक एंड नेम दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, बच्चों को बुक्स में भी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट्स की बुक होती है, वर्णमाला की बुक होती है, उसमें विद पिक्चर शो की होते हैं, सेम थिंग। वर्बल लाइक सिटिंग वॉकिंग रनिंग कैन बी एक्टेड, और जो चीज़ें नॉर्मल है वो उनको एक्ट आउट करके भी समझाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हैव दी पर्सनल आइडेंटिटी डिस्टर्बेंसेस। वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के साथ भी थोड़ा सफ़र कर रहे होते हैं, वो उनको नहीं पता होता दैट हु दे आर, नीड टू बी असिस्टेड फॉर रिकग्नाइज सेपरेटनेस ड्यूरिंग सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ सच एज ड्रेसिंग एंड फीडिंग। तो उनको ड्रेसिंग और फीडिंग भी सिखानी होती है। द चाइल्ड शुड हेल्प टू नेम ओन बॉडी पार्ट्स। उसको बॉडी पार्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। ड्राइंग एंड picture of himself, encourage the appropriate touching of and being touched by others। तो उनको गुड टच और बैड टच समझाना है। द रोल of the parent is crucial for any intervention which the autistic child have। The parents generally act as a co-therapist and they play an integral role in the treatment। Next, the behavior of their autistic children is often very distressing and पेरेंटल काउंसलिंग बिगिंस विद क्लैरिफिकेशन। तो बच्चों के साथ साथ हमें पेरेंट्स को भी काउंसिल करना होता है, और जब हम बच्चों की पेरेंट्स को काउंसिल करेंगे वहाँ पे हम लोग उनको क्लैरिफिकेशन देंगे। पहले हम उन्हें पूरा ऑटिज़म के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, उनको सब चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे, उनको प्रोग्नोसिस बताएंगे, देन उसके बाद हम लोग बच्चे को कैसे केयर करेंगे वो सब कुछ हम वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करेंगे। टू इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट प्रोग्राम, the parents must have acknowledged the extent of their child's handicap and be able to work with him at the appropriate developmental level। So that's here। Next is the atypical autism। तो atypical autism क्या होता है? It is a pervasive development disorder that differ from autism in term of either age or
ऑनसेट मतलब जो हमारा इन्फेंटाइल ऑटिज़्म था वो क्या होता है हमारे स्टार्टिंग एजेस में ही फाइंड आउट होता है, बट जो एटिपिकल है वहाँ पे जो ऑनसेट होता है उसमें हम जब उस ऑन एज ग्रुप में देखते हैं तो वहाँ पे हमारे कंप्लीट ऑटिस्टिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को वो चीज़ फुलफिल नहीं कर पाती है। दैट इज़ डिस्टर्बेंस इन रेसिप्रोकल सोशल इंटरेक्शन, communication, and the restrictive stereotype behavior. Atypical autism is seen in profoundly retarded individuals. Next is Rett syndrome. तो जो Rett syndrome है ये क्या है? A condition of unknown cause reportedly only in a girl. रेट सिंड्रोम जो होता है सिर्फ और सिर्फ लड़कियों में होता है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय apparently normal or near normal early development, which is followed by the partial or the complete loss of acquired hand skills and of speech. मतलब इसमें जो गर्ल्स होती है उनके पास हैंड स्किल्स नहीं होती, वो बोल नहीं पाती हैं विद द डिक्लेरेशन इन द हेड ग्रोथ, सॉरी डेसिलरेशन ऑफ द हेड ग्रोथ, उनकी हेड ग्रोथ भी प्रॉपर नहीं होती. यूजुअली विद एन ऑनसेट बिटवीन 7 and 24 months ऑफ एज. मतलब 7 महीने से 24 मंथ के बीच बीच में क्या होता है उनके हैंड स्किल्स नहीं होते, वो प्रॉपरली स्पीक आउट नहीं कर सकते, और जो उनकी हेड ग्रोथ होनी चाहिए वो भी प्रॉपर नहीं होती है. नेक्स्ट इज द एस्पर्जिस सिंड्रोम. जो जो हमारा एस्पर्ज सिंड्रोम है वो क्या है? इट इज़ अ कंडीशन is characterized by severe and the sustained abnormalities of the social behaviors similar to those of the children autism, with stereotyped and repetitive activities and motor mannerism such as hand and the finger twisting or a whole body movements. It differs from the autism in that there is no general delay or retardation of the cognitive development or language. तो इसमें क्या होता है बच्चे के सिर्फ और सिर्फ सोशल बिहेवियर में ही चेंजेस मतलब डेवलपमेंट नहीं होती. सो दैट्स ऑल, हेयर वी आर डन विद द ऑटिज्म डिसऑर्डर. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. टुडे वी हैड स्टडीड अबाउट द ऑटिज्म, that what is autism, then we had studied is discovery, and then the symptom in the student bacha children, and then the treatment and the nursing management. So that's all. Thank you and have a nice day.